नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और यूपीपीसीएस 2021 में चयनित हुए हमारे साथ हैं आज प्रदीप कुमार यादव और जिनका सिलेक्शन हुआ है आबकारी निरीक्षक के पद पर और इनकी रैंक आई है 11। तो आज हम चलिए इनसे बात करते हैं, रणनीति जानते हैं। पीसीएस 2021 में इनका चयन हुआ तो कैसे इन्होंने पढ़ाई की और क्या परेशानियाँ इनके सामने आई उस दौरान, वो सारी हम बात करेंगे। और आपके सामने पहले हमेशा की तरह एक और बेहतरीन वीडियो आपके सामने होगी जहां से आपका मार्गदर्शन मिल सकेगा आपको। चलिए आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद यूपीपीएससी डेली न्यूज़ को भी धन्यवाद। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं। इससे आने वाले जो बच्चे हैं उनको हम लोगों के माध्यम से एस्पायरेंट मतलब वो लोग एस्पायर हो पाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाएंगे और हमारे अनुभव जो हमारी कमियाँ रहेगी मैम उसको वो लोग बेनिफिटेड उससे हो जाएंगे। मेरा जो है वो स्ट्रगल और लाइफ और स्टडी इन सब चीज़ों में एक बहुत अलग सा कॉम्बिनेशन रहा है। जैसे पहले मैं तैयारी करने गया दिल्ली, तो पहले मैं सिर्फ आईएएस का एग्ज़ाम देता था। जो जनरली दिल्ली में आप जाएंगी तो माहौल वही आपको मिलेगा जी। पर हिंदी माध्यम था मेरा, तो फाइनली उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा। और उसके बाद हम लोग दिल्ली से फिर मूव कर गए लखनऊ की तरफ। अच्छा। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया, फिर आईएएस हुआ नहीं। अच्छा। पर जैसे एक जज्बाती युवाओं की तरह होता है, उस समय हमारा भी जज्बात था कि बनेंगे तो सिर्फ आईएएस ही बनेंगे, बाकी चीज़ों के लिए कभी कोई ट्राई नहीं किया। पीसीएस का एग्ज़ाम भी नहीं दिया या कोई अन्य एग्ज़ाम जैसे होता है सामान्यतः कम्पिटिटर्स के साथ, ऐसा कुछ उसमें रहा नहीं मैम। बट उसके बाद 16 के बाद हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिया एज अ टीचर। मेरी अपनी खुद की एकेडमी चलती थी लखनऊ में, नहर चौराहे पे पेस आईएएस एकेडमी। उसका मैं डायरेक्टर था और कई बच्चों को हम लोग पढ़ाने लगे और बहुत अच्छा लगने लगा कि हम पढ़ा रहे थे और लोग उसे एस्पायरेंट हो रहे थे और कई बच्चे सफल भी हो रहे थे। और ऐसा लगा ठीक है, जो चल रहा है सही चल रहा है। और फिर लगभग पढ़ाई से कट ही गए थे। पर उसके बाद कोरोना आया और कोरोना के बाद जैसा आप जानती हैं कि सारी इंडस्ट्रीज़ में अप्स एंड डाउन हुआ, तो कोचिंग इंडस्ट्री में भी हमारे अप्स एंड डाउन हुआ। हम लोग की टीचिंग जो फील्ड थी उसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन आए। तो ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, एक बार और अटेम्प्ट देना चाहिए। तो बैक टू पवेलियन आए और फिर हमने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया, 2 अटेम्प्ट दिया। दूसरे अटेम्प्ट में ही हमारा मतलब पहली बार ही पीसीएस का प्री हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू हुआ, सब एक ही बार में सफल हो गए। सर ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? ग्रेजुएशन मेरा मैम 2012 में हुआ था। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी मैम। और स्ट्रीम क्या थी 2000 में ग्रेजुएशन में हमारा मैम फिज़िक्स ऑनर्स था। अच्छा, फिर ऑप्शनल आपने क्या चूज़ किया? ऑप्शनल मैम फ़िलॉसफ़ी दर्शन शास्त्र मेरा ऑप्शनल था मैम। और दर्शन शास्त्र में काफ़ी अच्छी पकड़ भी थी मेरी। और दर्शन शास्त्र को चयन करने का आधार ये था कि वो बहुत छोटा सब्जेक्ट है। सर थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। हाँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हमारे जो परिवार है उसमें हमारे पिताजी क्लर्क थे मुंबई में। तो हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद की जो एजुकेशन होती है, सेकेंडरी और हाई स्कूल की एजुकेशन, वो सब मुंबई में हुई, वहाँ पे वो क्लर्क थे। और उसके बाद मैं अपने परिवार का पहला या ये कह लीजिए गांव या आस पड़ोस का पहला व्यक्ति हूँ जो शायद अफसर बना है। और हम लोग वहाँ से मैंने एक डिसीजन लिया नहीं कि मुझे अफसर बनना है, और वहाँ से मैं निकला और मैंने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया। और आज एक सफलता है, जो लोगों का प्यार है, विद्यार्थियों का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, फैमिली का है, उन सब के सपोर्ट से आज मैं एक मतलब अफसर बनने में कामयाब हो पाया हूँ। और जो मेरी रणनीति थी, रणनीति को थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मैम। प्री में मैं सामान्यतः प्री में बहुत बार असफल रहा हूँ, तो मेरी प्री की कोई बहुत सटीक रणनीति नहीं रही है मैम कि मैं उसमें एकदम सजेस्ट कर पाऊँ कि आप इस रास्ते पे जाइए और आप सफल हो जाइए। बट अल्टीमेटली जब मैं सफल हुआ, क्योंकि प्री मेरा बार रुक जाता था और मेंस मेरा बहुत मजबूत था, और अगर शायद प्री बहुत पहले हो गया होता तो शायद मैं आईएएस भी हो गया होता। तो प्री की रणनीति यही है, मैंने जो सीखा, फाइनली जो सीखा वो है कि आप कुछ चीज़ों को पढ़िए। जैसे आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो घटना चक्र की सारी बुक्स रख लीजिए, एक रेफरेंस बुक रख लीजिए, ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी। घटना चक्र, एक रेफरेंस बुक और एक कॉपी बना लीजिए आप। जो आपने पढ़ा उसके जो की पॉइंट्स हैं, कोई ऐसी घटना जो आप भूल जाते हैं, कोई ऐसा फैक्ट जो आप भूल जाते हैं, उसको आप उसमें नोट कर लीजिए। आप बार फिर उस बुक को पढ़िए। अच्छा। ना कि बार आप किताबें बढ़ाइए। जैसे हमसे भी ये गलती हुई। हाँ। कि सामान्यतः हम लोग किताबें खरीद लेते थे। हाँ। कि चलो ये किताब पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, चलो परीक्षावाड़ी भी पढ़ लें या डीडी बसु भी पढ़ लें। इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने घटना चक्र उठा लिया और एक लक्ष्मीकांत उठा लिया, पॉलिटी का आपका काम हो गया। वैसे ही हिस्ट्री है, आपने घटना चक्र उठा लिया, एक रेफरेंस बुक
रेफरेंस बुक क्या है वो डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ, लगभग अब सारे बच्चे उन चीज़ों को जानते हैं मैम। तो जैसे ज्योग्राफी है, महेश बड़वाल की किताब है और आपने एनसीईआरटी उठा ली और आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत होगी। हाँ, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है। जैसे हिस्ट्री में है पांडे जी की किताब आती है एक मॉडर्न हिस्ट्री की, वो बहुत हमें उससे बहुत लाभ मिला। और एंसेंट हिस्ट्री में हमने घटना चक्र लगाया था और चूँकि एनसीईआरटी आर एस शर्मा वाली करी थी तो उससे बेनिफिट मिला। मेडिवल इंडिया में सतीश चंद्रा पढ़ी थी IAS के समय जी। और PCS में कोई विशेष किताब हमने नहीं पढ़ी, घटना चक्र पे ही हम गए थे। अच्छा, कैसे लगा कि अब तैयारी करनी है UPSC या UPPCS के लिए? मतलब कुछ तो आया होगा लाइफ में, सोचा होगा आपने, कब सोचा आपने कि बनना है? मैम एक्चुअल में ग्रेजुएशन में जब कंप्लीट हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए और चूँकि 12th में हमारा मार्क्स बहुत कम आया था, 40% मार्क्स आया था। और ये इस बात को मैंने जोश टॉक पे काफ़ी डिटेल से बताया भी है। अभी मेरा प्रदीप कुमार यादव जोश टॉक पे पब्लिश हुआ है, उस पर मैंने चीज़ों को बताया कि एक्चुअल में हुआ क्या, हमारे कई मित्र IIT नीट की तैयारी करने लगे सब लोग, तो हम तो ग्रेजुएशन ही कर रहे थे। फिर उसी में एक IPS ऑफिसर का एक सेमिनार हुआ, तो उस सेमिनार से प्रेरित होकर हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब हमको उतरना है, हमें तैयारी करनी है और अफसर बनना है। हाँ मैम, और PT में बस मेरी यही सजेशन है कि आप अपना नोट्स बनाइए और घटना चक्र फॉलो करिए और एक एक रेफरेंस किताबें रखिए। ज़्यादा बेटर मैं बता पाऊँगा मेंस में, क्योंकि मेंस हमारा बहुत मजबूत भी रहा है और उस पर पकड़ भी रही है। तो मेंस के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप उसमें जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है, 4 पेपर हैं। हाँ। तो उसमें आप ये डिसाइड करिए कि जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री आनी है, तो जब आप जब हिस्ट्री पढ़ें प्री के लिए, उसी समय आप मेंस की हिस्ट्री भी कंप्लीट करें। इसका मतलब आप इंटीग्रेटेड चलें। हाँ। जैसे आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी प्री में पढ़ रहे हैं, तो चूँकि अगर आपके पास टाइम हो तो उसी समय मेंस के भी नोट्स बनाते चलें। अच्छा। लक्ष्मीकांत से ही। जैसे सोशल इशू है वो प्री में नहीं है, मेंस में है। अब सोशल इशू कैसे कवर होगा, आप कोई नोट्स उठा सकते हैं, जैसे विजन IAS की सोशल मटेरियल, सोशल पे अच्छा कवर है, वो आपने उठा लिया और उसके बाद थोड़ा सा आपने न्यूज़ देख ली, अपडेट हो गए आप, जो करंट में आप पढ़ते हैं, क्योंकि करंट प्री में भी आना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्री को क्वालिफाई करने के लिए करंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। तो करंट को आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। इसको बताना भूल गया था मैं, तो ये फिर बता रहा हूँ कि करंट को इग्नोर नहीं करना। और करंट के लिए जो यहाँ पर सोर्स है अभी तक सक्सेस, वो है घटना चक्र वाला, जो दृष्टि आती है लास्ट में 10-15 दिन पहले। अच्छा। वो काफ़ी सफल है। और मंथली आप कोई भी मैगजीन एक फॉलो कर सकते हैं। वो जब आप करंट पढ़ें तो उस करंट में आप कैटेगराइजेशन कर लें कि IR की न्यूज़ ये है, हमने IR की न्यूज़ अलग निकाल ली। फिर हमने देख लिया कि हमारा पॉलिटी का न्यूज़ ये है, कुछ अपडेट करना है तो सोसाइटी का न्यूज़ ये है, इंटरनेशनल रिलेशन ये है, साइंस एंड टेक ये है, इकोनॉमी ये है। तो एक या 2-3 बुक और रखिए जिसमें आप मेंस के कुछ पॉइंट लिखते चलिए। जैसे कोई रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कोई इंपॉर्टेंट डाटा कोट हुआ कि विमेन एम्प्लॉयमेंट इतना % बढ़ गया, या हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट इतना % बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना %। तो कोई ऐसा डाटा जो मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप उस बुक में लिख लीजिए। और उसके बाद आप हर पेपर का अलग से नोट्स बनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे इथिक्स है तो इथिक्स में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक D सुब्बाराव रेड्डी की किताब आती है, उसको आप रेफरेंस के लिए फॉलो करिए। कुछ आप स्टडी मटेरियल कोचिंग से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इनसे काम नहीं चलेगा, आप अपना नोट्स बना लीजिए अलग से। तो क्रक्स ये है कि आप पहले जैसे आपने प्री का नोट्स बनाया, उसी तरह आप मेंस का नोट्स बनाइए। और जब आपने मेंस का नोट्स भी बना लिया, उसके बाद आप उसको बार बार रिवीजन करिए। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए और आप क्वेश्चंस लिखिए विद इन अ टाइम फ्रेम। क्योंकि बच्चों को जो हमने महसूस किया पढ़ाने के दौरान भी, आता उन्हें है पर 20 क्वेश्चन विद इन अ टाइम फ्रेम वो लिख नहीं पाते। ये एक मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये कैसे सॉल्व होगी, आप लिखिए उसको। ज़रूरी नहीं है आपकी कोचिंग सेंटर का, अगर कई बार होता है फाइनेंशियली दिक्कत होती है, जैसे हम लोगों के साथ दिक्कत होती थी जब हम लोग तैयारी करते थे, तो फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम होती थी तो कोचिंग सेंटर में जाके वो टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पाते थे। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चनर खरीद लाइए बाहर से, आप अपना टाइमर लगा दीजिए, आप उस विद इन टाइम आप उस चीज़ को लिखिए। आप जितनी बार लिखेंगे उतना आपका डेवलपमेंट होगा। तो मेंस का क्रक्स है कि आप राइटिंग पर फोकस करें और नोट्स बनाने पर फोकस करें। प्री का क्रक्स है आप मटेरियल को बहुत कम रखें और बार बार पढ़ें एक ही चीज़ को। अच्छा। और अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नोट्स रखें, उसे रट लें। अच्छा। और लास्ट में आप करंट पढ़ें अच्छी तरह से।
लास्ट में करंट में आप तब अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब आप प्री में पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। तो ये रहा मैम। अच्छा, उसके बाद बात आती है एसए और हिंदी की तैयारी की। अच्छा, हाँ, एसए की तैयारी के लिए जैसे एक अप्रोच आप अपना सकते हैं जो मैंने अपनाया। आप थोड़ा सा एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए। अच्छा। जो नए एडिटोरियल्स आते हैं, और एकदम ट्रेडिशनल तरीके से आप ऐसे मत लिखिए। जैसे कोई नई चीज़ जो हो रही है, जैसा नया कोई चीज़ लिटरेचर में हो रही है, कोई नई चीज़ आपके इवेंट है या कोई डाटा है, कोई चीज़ है तो नई है एकदम, उसको आपको अपने ऐसे में लिखना है और ऐसे में मौलिकता लानी है। अच्छा। रटा रटाया ऐसे नहीं लिखना। जैसे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो किताब बाहर से ले आए और बाहर से किताब लाकर उन्होंने कोई ऐसे रटा, वही ऐसे आ गया, वही लिख दिया आगे पीछे करके। ये नहीं करना है। कोशिश करिए कि मौलिकता आए। अच्छा। आपके विचारों में मौलिकता है। वो कब आएगी? जब आप थोड़ा सा एडिटोरियल वगैरह पढ़ेंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 15 दिन में एक ऐसे लिखिए और अपने किसी मित्र के साथ उस ऐसे को शेयर करिए। तो वो बताएगा, जैसे सामान्यतः मित्रों की एक हैबिट होती है, वो आपकी कमियां ही गिनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो आपके अच्छे पॉइंट को बताएंगे और उसके बाद कमियां भी बताएंगे। हाँ। तो आप अपनी कमियों को सुधारिए, फिर उनके साथ शेयर करिए, उनके भी ऐसे देखिए। इस तरह से आप एक कोऑपरेशन से ऐसे को अच्छा कर सकते हैं। उसकी कोई बहुत स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है मैम। हाँ। आप जब पूरा प्री मेंस तैयार करते हैं तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि आपका ऐसे अपने आप तैयार होने लगता है। बस ध्यान इस बात का देना है कि लिखते रहिए 15 दिन 20 दिन में एक ऐसे, और मौलिकता लाना है, ये मैम। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा, प्री की तैयारी हो गई और फिर मेंस की भी बातें हो गई। सी सेट रह गया था ना? हाँ सर, थोड़ा सी सेट का बता दीजिए, फिर हम ऑप्शनल पर आएंगे। अच्छा। सी सेट के लिए जैसे अगर उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक साइंस बैकग्राउंड के, एक आर्ट्स बैकग्राउंड के। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को बहुत उसमें दिक्कत नहीं होती पीसीएस के एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो मैम सिंपल होते हैं। और उसके बाद एक पैसेज आता है हिंदी का, वो भी कर लेते हैं, और इंग्लिश होती है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं। समस्या आती है जो आर्ट्स के माध्यम के बच्चे हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें वो, और जो सिंपल नेचर के क्वेश्चन हैं उनको वो बार बार लगा के उसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यूपी पीसीएस वैसे ही घुमा फिरा कर फिर से पूछता है। और थोड़ा सा वो हिंदी पढ़ लें, फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर करना क्या है, प्रीवियस ईयर पढ़ना है, किताब कोई नहीं पढ़नी है। प्रीवियस ईयर से मैथ और रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो सिंपल नेचर के हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इसे लगा सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर लेना है। उसी से मिलता क्वेश्चन आएगा, फिर आप उसको वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये अप्रोच आर्ट्स वाले को अपनाना है। साइंस वाले के लिए कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। यूपी पीसीएस में, आईएएस में दिक्कत है, उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है जी। अब ऑप्शनल का बता दीजिए। यस, ऑप्शनल में मैम मैंने डेडिकेटली पतंजलि के धर्मेंद्र सर का नोट्स फॉलो किया, उसके साथ रेफरेंस किताबें रखी मैम। एक चंद्रधर शर्मा की इंडियन हिस्ट्री में इंडियन फ़िलासफ़ी की एक किताब आती है, वो फॉलो करी थी। माजिद हुसैन की मैंने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में मैम फॉलो किया था। एक गाबा सर की आती है बुक सोशियो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की, उसको फॉलो करा था। धर्म दर्शन में एक दिल्ली पब्लिकेशन से छपती है, वर्मा जी की किताब है, वो फॉलो किया था। यही 4 ही किताब पढ़ी थी, और इनके साथ पतंजलि के धर्मेंद्र सर का नोट्स पढ़ा था और अपना नोट्स बनाया था मैम। नोट्स बनाने का तरीका ये रखा कि जैसे कोई इंडियन फ़िलासफ़ी में टॉपिक है बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन को समराइज़ और समरी नोट्स बना लिया, उसको हमने बार बार रिवीजन किया मैम। अच्छा, तो ऑप्शनल हो गया सर। अब बात आती है इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें तैयारी करनी है, कैसे करनी है, वो उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, इंटरव्यू की तैयारी की देखिए, सबसे पहले आप अपने बायो पे प्रिपेयर कर लीजिए। जो आपका बायोडाटा है उसके सारे पॉइंट्स, आपके बर्थ प्लेस क्या है, अगर वहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको तैयार कर लीजिए। आपका ग्रेजुएशन में क्या है, और आपने मतलब मैट्रिक वगैरह कहाँ से किया, स्कूलिंग कहाँ से हुई, पापा क्या करते हैं, या आप अगर कहीं माइग्रेट हुए हैं तो वहाँ की कोई स्पेशल लोकेशन की कोई चीज़ है तो वो। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। जैसे आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो उस समय के करंट इवेंट्स हैं नेशनल इम्पॉर्टेंट के, वो पढ़ लीजिए, और मॉक इंटरव्यू दे दीजिए मैम। मॉक इंटरव्यू आप किसी भी कोचिंग में जाकर दे सकते हैं, और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त आपके इस साल इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके साथ भी आप मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट ओवरऑल इंटरव्यू के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका मेंस अच्छा गया है, मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि आप मेंस पर फोकस करिए। मेंस आपका जो है वो 1500 नंबर का है, 100 नंबर का इंटरव्यू है,
तो आपको 100 नंबर के लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कॉन्फिडेंस चेक होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है तो आप सॉरी कह सकते हैं, एक विकल्प है आपके पास। तो आप अपने एज़ पॉसिबल एज़ इंटरव्यू की तैयारी करिए। ओवरऑल पर्सनालिटी वो चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली नॉलेज चेक करते हैं मैम। खाली नॉलेज पे होता तो फिर बहुत दिक्कत होती है, नॉलेज ही खाली चेक नहीं होता, ओवरऑल पर्सनालिटी चेक होती है। तो वो पर्सनालिटी आपकी प्री मेंस इंटरव्यू के समय से डेवलप होने लगती है मैम। इस तरह से मैम ये था। और बाकी समराइज़ में कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ मैम। तो बच्चों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों, जो प्री का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिविटी की डिमांड करता है, तो आप सेलेक्टेड किताबें पढ़ें। सेलेक्टेड एकदम घटना चक्र के सारे आप प्रीवियस ईयर ला लीजिए, अपने टेबल पे रख लीजिए। उसके साथ एक रेफरेंस बुक, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपने लक्ष्मीकांत रख ली, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया तो हिस्ट्री के लिए वो किताब रख ली, ज्योग्राफी के लिए महेश बड़वाल रख लिया, साइंस के लिए आपने लूसेंट रख ली। और लूसेंट वैसे भी ओवरऑल रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रिपेयर रहेगा तो ठीक होता है वो। जैसे इन्वायरमेंट है तो आपने क्या कहते हैं, आपने प्रीवियस ईयर का पेपर रख लिया और परीक्षावाड़ी की किताब आती है उसको आपने फॉलो कर लिया, तो वो हो गया। इस तरह से चीज़ें कवर हो गई। और जो करंट अफेयर है वो घटना चक्र से फॉलो करना है। तो इस तरह से आपका प्री प्रिपेयर हो गया। बट एक चीज़ का ध्यान देना है, नोट्स आपका ऑब्जेक्टिव में बना होना चाहिए। मेंस में आपको क्या ध्यान देना है कि हर सेक्शन के लिए आपके पास अगर संभव हो तो कोई मटेरियल हो। जैसे हिस्ट्री का मटेरियल आपको बता ही दिया गया है, पॉलिटी में वही रहना है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी आपको ऐड करनी पड़ेगी मेंस में, सोशल इशू में आपको विजन आईएएस का नोट्स ऐड करना पड़ेगा। जैसे आईआर है तो उसमें आपको करंट अफेयर आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे विजन आईएएस का भी फॉलो कर सकती हैं, किसी और कोचिंग का भी आप उसको फॉलो कर सकती है, जैसे दृष्टि है वहाँ का आप मटेरियल थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। आईआर हो गया। इसी तरह इकोनॉमी में है तो संजीव वर्मा की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, करंट से अपडेट कर सकते हैं। और जैसे साइंस एंड टेक है तो साइंस एंड टेक में कोई मटेरियल जिसमें बहुत कंसाइज दिया हो पूरा बैकग्राउंड, वहाँ से आप ले सकते हैं और करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बुक रेफ़र कराऊँ तो क्या कहते हैं, वो एक किताब आती है जिसमें टाटा मैग्रो हिल की पब्लिकेशन की आती है, उस बहुत ही कंसाइज मटेरियल दिया हुआ साइंस एंड टेक का। अच्छा। हाँ, वो राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है। और इथिक्स में डी सुब्बाराव रेड्डी को फॉलो करना, उनका अलग से नोट्स बना लेना। इस तरह से आप सेलेक्टेड अप्रोच अपनाएं, हर चीज़ की आप अपने पास एक नोटिंग रखें, ताकि एग्ज़ाम के समय जब हौच पौच हो उसमें आप बच पाएँ, आप उसमें आराम से बहुत ईजिली अपने रिवीजन को आप कंप्लीट कर पाएँ। और हिंदी जो है, हिंदी के लिए आप स्पेशल फोकस कर सकते हैं। चूँकि हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा मैम, क्योंकि मेरा स्कोर थोड़ा सा उसमें कम है इस बार, हिंदी के कारण ही थोड़ी रैंक भी मेरी इम्प्रूव नहीं हो पाई, 67 मार्क्स आए हैं। तो बच्चों को मैं बताने की उस स्थिति में नहीं हूँ। हाँ जी मैम। तो प्री हो गया, मेंस हो गया, सी सैट भी हो गया और इंटरव्यू भी हो गया। अब सर हमें ये बताइए, जैसे तैयारी करने के बाद समय में कुछ ब्रेक हो जाता है। हाँ। अचानक से ऐसा लगता है कि तो तैयारी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं मन लग रहा है, या लोग सोशल मीडिया फॉलो कर लेते हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, मतलब मन भटकता रहता है, तो उसके लिए हम कैसे बचें? देखिए मैम, सोशल मीडिया तो बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल जॉब नॉलेज भी आ रहा है, बट आपको उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आप उसका टाइम बनाइए कि हम 1-2 घंटे देखेंगे, और जैसे आपने नाइट में टाइम बनाया तो आप 1 घंटे उसको डेडिकेटेड दीजिए, पर 1 घंटे बाद आप उसको रख दीजिए। जैसे यूट्यूब का हमें यूज़ करना ही पड़ेगा मैम, बट हम यूट्यूब पर क्या देखते हैं ये मैटर इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि यूट्यूब पे बम्बार्डिंग ऑफ मटेरियल है। हाँ। तो हमें बम्बार्डिंग ऑफ मटेरियल से भी बचना है। हमें अपना देखना है हमारे काम का मटेरियल कहाँ पर है। जैसे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन का भी एक करंट अफेयर आया था। हाँ। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो आपको तुरंत उसको यूट्यूब से देख लेना चाहिए। तो तुरंत अपना नोट्स बना लिया, आप उसको हटा दीजिए। तो आप यूट्यूब पे कुछ भी देखने से अच्छा है कि आप टारगेटेड कुछ देखें। अच्छा। और बाकी सोशल मीडिया को रेगुलेटेड फॉर्म में हमें यूज़ करना चाहिए। पढ़ाई के दौरान सर बहुत सी परेशानियां भी आई होंगी, जैसे कि सभी को कुछ ना कुछ परेशानियां, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे मानसिक रूप से कोई दिक्कत आ जाए, चिंता हो, घर परिवार हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। तो उसमें आपके सामने क्या क्या परेशानियां आई वो थोड़ा देखिए मैम, शुरुआती दौर में जैसे सारे एस्पेरेंट्स के साथ आती है, मेरे साथ भी आई, फाइनेंशियल दिक्कत आती ही आती है, और एक सर्टेन फेज़ में आपका सपोर्ट भी हटता है, आपको उसको कोप अप करना होता है। तो आप उसको ऐसे कोप अप कर सकते हैं, आपकी छोटा मोटा आप ट्यूशन पढ़ाइए, इंडिपेंडेंट होइए, आप इस एक रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी स्टडी भी दिक्कत में नहीं आएगी और आपको कुछ पैसा भी मिलता रहेगा।
और कुछ पैसा आने से थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, बट आप अपना लक्ष्य कभी ना बदलें। ट्यूशन पढ़ाने का लक्ष्य आपका नहीं होना चाहिए। तो आप उतना ही निकालें इनकम जितनी आपकी बहुत आवश्यकता है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं, जैसे होता यह है कि दूसरा एक फेज़ आता है जब बार बार सिलेक्शन नहीं होता है तो डिप्रेशन की स्थिति आती है। तो डिप्रेशन की स्थिति से बचने का तरीका ये होता है कि जब हमने लक्ष्य बड़ा तय किया ही है तो कुछ तो समय लगेगा, और अपने पर आप विश्वास रखिए कि अगर हम ढंग से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता 1-2 साल आगे पीछे मिलेगी ही मिलेगी। सर, अब जैसा कि आप वर्किंग हैं, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं और इस दौरान तैयारियां भी आपने की, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, बट दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, आसान नहीं होता, तो उसे हम कैसे निकलें, कैसे पॉजिटिविटी लाएँ तैयारी के लिए, वो बता दें थोड़ा। एक्चुअल में मैम सारा खेल मैनेजमेंट का है। हाँ। शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं वर्किंग भी था और मेरी वाइफ भी है, फैमिली भी है, बच्ची भी है। अरे वाह। तो मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैनेजमेंट नहीं कर पाता था, जबकि वाइफ का हमारे बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट भी था, बहुत ही सकारात्मक सपोर्ट था, बट फिर भी मैनेज नहीं हो पाता। बट ओवरऑल जब मैंने महसूस किया थोड़ा समय के बाद कि मैनेज किया जा सकता है। जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने ब्रेक में पढ़ लीजिए, आप अपने सिनॉप्सिस रखिए अपने साथ, आप अपने सेलेक्टेड नोट्स रखिए। आजकल ऑडियो भी आ रहा है, कोई सेलेक्टेड यूट्यूब का वीडियो है जो लगता है टॉपिक से रिलेटेड है, आपको ज़रा सा ब्रेक मिला आप पढ़ लिए, आप ऑटो में पढ़ लिए, आपने मेट्रो में पढ़ लिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट नाइट पढ़ लिया, कभी अर्ली मॉर्निंग पढ़ लिया। इस तरह से हमें मैनेज करना पड़ेगा। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि जॉब क्विट करके आप पढ़िए, हाँ, बट एक सर्टेन फेज़ आता है जब एग्ज़ाम आपका क्लोज़ हो, तो आप जहाँ पर भी एम्प्लॉयड हैं वहाँ से 1-1.5 महीने अपने आप को बाहर करिए या 15 दिन बाहर करिए, ताकि आप डेडिकेटली पूरा समय उसको दे पाएँ। तो इस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। और जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल में डिप्रेशन कैसे मैनेज करें और बाकी चीज़ें कैसे करें, तो उसके लिए आप प्रदीप कुमार यादव जो स्टॉक डालिए, उसमें मैंने उस पर डिटेल से कवरेज थोड़ी सी दी हुई है। तो बच्चे उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। यस मैम। अब इसके बाद सर आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप यहाँ तक सफलता हासिल करने में? श्रेय में देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे आसपास के दोस्त। कुछ हमारे मित्र हैं मिथिलेश सर, वो हमें सफलता के अंतिम दौर में मिले, उनका बहुत सहयोग रहा। इसी तरह विनय हैं और बहुत से दोस्त हैं जिनका बहुत ज़्यादा हमारे साथ सहयोग रहा। तो दोस्तों का सहयोग रहा, वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग रहा, फैमिली का सहयोग रहा। तो हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो सराउंडिंग से आती है मैम। हमें लोग प्यार करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट थे उनका बहुत प्यार था। तो हमें अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेनी चाहिए, ना कि हमें उससे बहुत बाइकआउट करना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा आप समाज के साथ रहिए, थोड़ा दोस्तों से मिलते रहिए, इंटरैक्ट होते रहिए, तो इससे आपका डिप्रेशन भी कम होगा और आप अपनी कमियों को पहचान पाएंगे और सफल हो पाएंगे। तो सर थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए मोटिवेशन के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे ताकि उनकी तैयारी बनी रहे, कंटिन्यूटी? मोटिवेशन के लिए बस मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि देखिए सफलता कुछ त्याग मांगती है, कुछ संघर्ष मांगती है। आप सफलता के लिए संघर्ष करिए और संघर्ष आनंद पूर्वक करिए, मोटिवेटेड होकर करिए। आप आनंद पूर्वक करिए। कभी हो सकता है 1 साल 2 साल आपको सफलता ना मिले, पर आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर सफलता में बदलेगी अगर आपने ईमानदारी से कर्म किया। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ सबके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।